बीते दिनों माओवादियों ने अपने एक पत्र जारी किया था। 11 पन्ने का बुकलेट था वो, और 11 पन्ने के बुकलेट को लेकर हमने आपको एक खबर भी दिखाई थी कि माओवादी किस तरह से अपने स्थापना वर्षगांठ 21वीं वर्षगांठ मनाने का जिक्र कर रहे हैं। और उस 11 पन्ने के बुकलेट में माओवादियों ने इस बात का भी जिक्र किया था कि 50 साल से अधिक समय हो गया जब उन्हें दोबारा इस तरह का नुकसान उठाना पड़ रहा है कि उनके महासचिव से लेकर बड़ी संख्या में सेंट्रल कमेटी स्तर के माओवादी नेता मारे गए। इसके साथ ही साथ बड़ी संख्या में लगभग 366 की संख्या उन्होंने बताई, जिसमें एसजेडसीएम, डीवीसीएम और एसीएम के अलावा अन्य उनके साथी अलग अलग मुठभेड़ों में 2024 और 2025 के दरमियान मारे गए। बड़ा नुकसान का जिक्र करते हुए माओवादियों ने इस बात का भी जिक्र किया था कि भले ही उनकी पार्टी बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रही है, लेकिन वो फिर से अपनी संघर्ष वाली लड़ाई को फिर से स्टेबल कर लेंगे या फिर से अपनी इस पार्टी को उसी मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देंगे। लेकिन इस पत्र को जारी किए हुए अभी 3 से 4-5 दिन ही गुजरे होंगे कि कल माओवादियों के सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता अभय ने एक 2 पन्ने का प्रेस नोट जारी किया है। और इस प्रेस नोट में उन्होंने अपने पुराने सारे पत्रों से इतर दूसरी बात का जिक्र किया है। उन्होंने एक दूसरी बात को घोषणा करने की बात भी कही है। और जिस मुद्दे पे माओवादियों ने 2 पन्ने का प्रेस नोट जारी किया है, उनके सेंट्रल कमेटी के स्पोक पर्सन ने इस पत्र को लेकर आज केंद्र और राज्य सरकार में लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और साथ ही साथ अब पूरा देश ये जानने को आतुर है कि माओवादियों ने जो इस पत्र में अपनी बात रखी है, अब इस पर सरकार अपना क्या बयान जारी करेगी। तो क्या है पत्र और क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल 11 पन्ने के बुकलेट की आपको हमने बहुत विधिवत जानकारी बताई थी कि क्या कुछ उसमें माओवादियों ने लिखा है, क्या कुछ आंकड़े दिए। लेकिन ये जो 2 पन्ने का पत्र है, इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि वो जो 11 पन्ने का पत्र है, उसके बाद अभी 2 पन्ने का पत्र, हालांकि ये पत्र 15 अगस्त को लिखा गया है, उसमें जो तारीख अंकित है, लेकिन ये 1 महीने बाद हमारे हाथ तक लगी। इसके पीछे भी रीज़न ये बताया जा रहा है कि चूँकि अभी परिस्थितियाँ माओवादियों के बिल्कुल अनुकूल नहीं हैं, तो आपस में भी नहीं मिल पा रहे हैं ठीक से उनके जो शीर्ष नेता हैं। और यही वजह है कि इस पत्र को लिखने और हम तक पहुंचाने में उन्हें 1 महीने का वक्त लग गया, क्योंकि फोर्स भी अभी सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो के साथ साथ जो एसजेडसीएम स्तर के माओवादी हैं उन पर ज़्यादा टारगेट कर रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है। बीते दिनों हमने जब एडीजी नक्सल विवेकानंद सिन्हा जी से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि एक वैचारिक पार्टी है और शीर्ष नेतृत्व ही वैचारिक तौर पर इस पार्टी को संचालन करता है। अगर वो मारे जाते हैं या सरेंडर करते हैं तो पार्टी को ज़्यादा नुकसान होता है। ये बात हालांकि उन्होंने गरियाबंद में मारे गए सेंट्रल कमेटी के सदस्य मॉडर्न बालकृष्णन को लेकर कहा था कि ये किस तरह का नुकसान पार्टी को लेकर है। तो पत्र में क्या लिखा है वो आपको दिखाता हूँ, विधिवत बताता हूँ, और साथ ही साथ इस पर क्या हो सकता है इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। दरअसल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पत्र माओवादियों ने लिखा है, जिसपे उन्होंने लिखा है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्रीय कमेटी, प्रेस विज्ञप्ति है। इसमें तारीख दिया गया है 15 अगस्त 2025, और नीचे जो सबसे पहला जो उनका मुख्य हेडिंग है उस पर लिखा है हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से त्याग कर भारत की उत्पीड़ित जनता के समस्याओं का निराकरण के लिए जन संघर्षों में भाग बनेंगे। और एक तस्वीर लगी है, ये तस्वीर जो है वो वेणुगोपाल की बताई जा रही है। वेणुगोपाल इस वक्त पोलित ब्यूरो हैं और सेंट्रल कमेटी के सदस्य के साथ साथ पोलित ब्यूरो भी हैं। और ख़ास बात ये कि हाल ही में जिसने सरेंडर किया है, सुजाता ने, जो सेंट्रल कमेटी की सदस्य रही हैं, वो इनकी भाभी हैं और ये किशन जी के छोटे भाई भी हैं। तो इस 2 पन्ने के पत्र में बहुत ही सम्मानजनक तरीके से माओवादियों ने लिखा है, जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए शब्द, कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, माओवादी आंदोलन से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री, शांति वार्ता के प्रति सानुकूल रवैया अपनाने वाले सत्ता एवं तमाम विपक्ष पार्टियों के नेतागण, शांति कमेटी के साथियों, पत्रकारों एवं जनता के सामने बदली हुई हमारी पार्टी के रुख को इस प्रेस विज्ञप्ति द्वारा हम स्पष्ट कर रहे हैं। 2025 मार्च आखिरी सप्ताह से हमारी मतलब माओवादी की पार्टी है, उनके पत्र को मैं एज इट इज़ पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या लिखा गया है। हमारी पार्टी सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए गंभीर एवं ईमानदारी के साथ प्रयास कर रही है। उनकी पार्टी के केंद्रीय कमेटी का प्रवक्ता कॉमरेड अभय के नाम पर 10 मई को स्वयं हमारी पार्टी के माननीय महासचिव एक प्रेस बयान जारी किए थे। मतलब ये जो अभय के नाम पे 10 मई को जो शांति वार्ता को लेकर एक पत्र जारी हुआ था, वो दरअसल बसव राजू ने ही लिखा था।
उसमें उन्होंने पार्टी के हथियार छोड़ने के बारे में उल्लेख करते हुए इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्वकारी के साथ सलाह मशविरा करने के लिए 1 माह के समय की मांग करते हुए सरकार के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रखा था। लेकिन दुर्भाग्यवश उस पर केंद्र सरकार अपनी सानुकूल रुख को जाहिर नहीं किया, बल्कि जनवरी 2024 से जारी अपनी घेराव और उन्मूलन सैनिक हमलों को और तेज कर दिया गया। फलस्वरूप हजारों की संख्या में सशस्त्र पुलिस बल की तैनात कर घेराव एवं उन्मूलन हमले को अंजाम दिया गया। माड़ के गुंडेकोट के पास 21 मई को हुए भीषण हमले में साहसिक रूप से प्रतिरोध करते हुए पार्टी के महासचिव कॉमरेड बसवराजू सहित केंद्रीय कमेटी के स्टाफ एवं उनके सुरक्षा गार्ड के 28 उनके साथियों की इस पूरे मुठभेड़ में मौत हुई। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में उनसे पहले किए गए शांति वार्ता की प्रक्रिया को बीच में आधा अधूरा न छोड़कर उनके विचारों के अनुरूप शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया और इस पर यह प्रेस बयान को जारी किया जा रहा है। माओवादियों ने लिखा है कि उनकी पार्टी के महासचिव के पहलकदमी पर शुरू हुए शांति वार्ता की प्रक्रिया को आगे ले जाने के तहत यह स्पष्ट किया जा रहा है कि बदले हुए विश्व एवं देश के परिस्थितियों के अलावा लगातार देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक माओवादियों को हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए किए जा रहे अनुरोधों के मद्देनजर अब माओवादी हथियार छोड़ने का निर्णय लिए। हथियार बंद संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम घोषित करने का भी निर्णय लिया गया है। यह स्पष्ट किया जा रहा है माओवादियों के द्वारा कि भविष्य में उनके द्वारा जन समस्याओं पर तमाम राजनीतिक पार्टियां एवं संघर्षरत संस्थाओं से जहां तक संभव हो कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे। हालांकि यहाँ उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक पार्टियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे, तो हो सकता है कि इसका अनुमान ये लगाया जा सके कि वो भी अब लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करने के लिए सहमति बना रहे हैं माओवादियों के द्वारा। उन्होंने आगे लिखा है, इस विषय पर केंद्र के गृह मंत्री व या उनसे नियुक्त व्यक्तियों के अथवा प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करने के लिए माओवादी तैयार हैं, लेकिन उनकी इस बदले हुए विचार से पार्टी को अवगत कराना पड़ेगा। यह उनका दायित्व बनेगा। बाद में पार्टी के अंदर इस पर सहमत जताने वाले या विरोध करने वाले स्पष्ट होकर सहमत जताने वाले साथियों से एक प्रतिनिधि मंडल तैयार कर शांति वार्ता में वे शिरकत करेंगे। मतलब माओवादियों ने कहा है कि ये जो बात है ये अभी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा सोचा गया है और इस पर निर्णय लिया गया है, लेकिन इस पर पार्टी के सभी जो नेता हैं वो सहमत हों या विरोध करें, इस पर अभी उन्हें संशय है, जिसके लिए उनका ये कहना है कि वो पार्टी के सभी नेताओं को और सभी जो उनके साथी हैं उसे इस विचारधारा से अवगत कराना चाहते हैं, ताकि इसमें जो भी अपनी बात रखे, जो सहमति दे या फिर कोई विरोध करे, तो उन्हें भी वो अपने साथ एकजुट करने की कोशिश करें और उसके बाद वो एक टीम बनाएंगे, एक अपने प्रतिनिधि मंडल की तैयारी करेंगे जो सरकार के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए कोशिश करेगी। साथ ही उन्होंने आगे अपने इस पत्र में लिखा है कि वर्तमान में उनके संपर्क में रहे सीमित कैडर एवं कुछ नेतृत्वकारी साथी इस नए रुख पर अपनी पूरी सहमति जता रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार से उनका अनुरोध है कि समूचे देश भर के अलग अलग राज्यों में काम कर रहे और जेल में बंद उनके जो साथी हैं उनसे सलाह मशविरा करने के लिए उन्हें 1 माह का समय दिया जाए। इस विषय पर प्राथमिक रूप से सरकार के साथ वीडियो कॉल के जरिए विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भी माओवादी तैयार हैं। देखिए, जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई थी तब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने इस बात का जिक्र किया था कि अगर माओवादी बातचीत करने को तैयार हैं तो किसी भी परिस्थिति में बात किया जा सकता है। अगर वो सामने नहीं आ सकते तो वो वीडियो कॉल के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। और इस बात का जिक्र यहाँ माओवादियों ने भी कहा है कि वो भी वीडियो कॉल के माध्यम से बात करने को तैयार है। इसलिए उनके एक बात और स्पष्ट कर रहे हैं इस पत्र के माध्यम से कि फौरन 1 माह के लिए औपचारिक रूप से सीज फायर की घोषणा करें, खोजी अभियानों को रुकवाकर शांति वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाना व खून से बह रहे जंगलों को शांति वनों में तब्दील करना आपसे लिए जाने वाली सानुकूल रुख पर ही निर्भर करेगी। हम देश के तमाम मेहनतकश जनता, दलित, आदिवासी, महिला एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों और बुद्धिजीवी मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, शांति कमेटी के मित्रगण, लेखक, कलाकारों से यह अपील कर रहे हैं कि बदली हुई परिस्थिति में पार्टी एवं देश के क्रांतिकारी आंदोलन सामना कर रही है। बहुत बुरी परिस्थितियों से माओवादियों के लिए गए इस निर्णय को समझना है। माओवादियों ने लिखा है कि वो हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि सभी तहे दिल से आप इसे समझते हुए हमें अपना पूर्ण सहयोग देते हुए इस प्रक्रिया को आगे ले जाओगे। आज हम सब मिलकर हमारी पार्टी, हमारी मतलब माओवादियों की पार्टी है, माओवादियों ने जो लिखा है,
पार्टी पर एवं समूचे देश के तमाम माओवादी आंदोलनरत इलाकों पर जारी भीषण सैनिक हमलों को सरकार से रुकवाकर खून बह रहे जंगलों में शांतिपूर्ण वातावरण को कायम करना है। बदली हुई जो माओवादियों की रुख है, इस पर समूचे देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे पार्टी के नेतृत्व व मित्रगण एवं भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के हितैषियों और देश के जनवादी प्रगतिशील ताकतें एवं वामपंथी शक्तियों और संस्थाएं अपने विचार को कष्ट कर माओवादियों तक पहुंचाने के लिए माओवादी इसके लिए तहे दिल से गौर करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ माओवादियों के सेंट्रल कमेटी के जो प्रवक्ता हैं अभय, उन्होंने नीचे लिखा है कि उन्होंने एक ईमेल एड्रेस और फेसबुक आईडी भी दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस फेसबुक आईडी पर उनके विचारों को उन तक पहुंचाया जा सकता है। सरकार के भी उनके प्रपोजल पर सरकार अपनी सहमति जताते हुए सहयोग करने का आश्वासन देने के फौरन बाद से ही उनके द्वारा दिए गए ईमेल और फेसबुक अकाउंट को देख सकते हैं। मतलब जब सरकार अगर सहमति जताती है उसके बाद मुझे लगता है ये ईमेल एड्रेस और फेसबुक अकाउंट को एक्टिव करेंगे। सरकार से उन्होंने अनुरोध किया है कि आप अपने निर्णय को इंटरनेट से दूर रहने वाले उनकी पार्टी के तमाम कैडरों तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से इसका जरूर प्रचार प्रसार करवाइए। इस पत्र का नीचे उन्होंने लिखा है विशेष सूचना के तौर पर उनकी पार्टी के जो भी साथी सरकार के दिए गए समय सीमा के अंदर यदि अपनी अनमोल विचारों को उन तक पहुंचाने में असमर्थ रहने से आप चिंता मत कीजिए, वार्ता प्रक्रिया के दौरान भी आप अपना विचार भेज सकते हैं। साथ ही देश के अलग अलग जेल में बंद साथी भी जेल अधिकारियों की अनुमति के से आपके विचारों को कृपया करके भेजिए। राज्य कमेटी, स्पेशल एरिया कमेटी, जोनल स्पेशल जोनल कमेटी एवं जोनल ब्यूरो सहित पार्टी के अलग अलग स्तरों में प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहे साथीगण एक मत के साथ राय प्रकट होने पर प्रवक्ता के नाम से भी भेज सकते हैं। माओवादियों ने नीचे जो ईमेल एड्रेस दिया है ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि इसमें सरकार के साथ जो लोग चाहते हैं कि शांति वार्ता हो, जो लोग चाहते हैं कि ये जो हथियारबंद आंदोलन है ये थम जाए और सभी जो माओवादी हैं वो हथियार रखकर वापस मुख्य धारा में लौट आएँ, इस पर सब अपने अपने विचार दे सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने नीचे ईमेल एड्रेस और फेसबुक का अकाउंट दिया है और नीचे लिखा है कि कई कारणों से बयान लेट से जारी किया जा रहा है और ये नीचे एक तारीख लिखी हुई है जिस पर अभय का नाम है और उनके सिग्नेचर हैं, केंद्रीय कमेटी भाकपा माओवादी। तो ये 2 पन्ने का पत्र है जो माओवादियों ने जारी किया है अपने हथियारबंद आंदोलन को विराम देने के फैसले को लेकर। साथ ही साथ इस पत्र के साथ एक और 6 पन्ने की चिट्ठी है जो मुझ तक पहुंची हुई है। इस चिट्ठी में माओवादियों के जो पोलित ब्यूरो है और साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा जिन्हें महासचिव बनाने के जिस पर सबसे ज़्यादा कयास लगाया जा रहा था, सोनू दादा और वेणुगोपाल, उन्होंने 6 पन्ने की एक चिट्ठी भी भेजी है जिसमें उन्होंने अपने साथियों से और जनता से माफ़ी मांगते हुए अपनी कई बातों को स्वीकार किया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उस चिट्ठी पर भी अगला वीडियो तैयार कर दूंगा कि वो चिट्ठी में क्या माओवादियों ने या उनके जो किस तरह से माफ़ी मांगा है और किस बात का जिक्र किया है अपनी पार्टी को लेकर। और ये 2 पन्ने का जो प्रेस नोट है ये लिखने के पीछे उन्होंने उस पर अपनी पूरी वजह भी बताई है। ये तो 2 पन्ने की चिट्ठी हो गई। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का बयान आया है कि सबसे पहले तो इस पत्र पर जवाब देने से पहले इस पत्र की जांच करवाई जा रही है। इसके पहले कई बार कुछ ऐसे पत्र आए हैं जिसको लेकर माओवादियों ने अपने ही पत्र को खारिज किया है कि ये पत्र उनके द्वारा जारी नहीं किया है। इसे देखते हुए, क्योंकि हर कोई आश्चर्यचकित है कि लगभग 4 से 5 दशक से दंडकारण में काबिज इस माओवाद के द्वारा पहली बार इस तरह का कोई पत्र जारी किया है कि वो हथियारबंद आंदोलन को स्थगित करना चाहते हैं और साथ ही साथ सरकार के साथ बैठकर बातचीत करना चाहते हैं इस तरह से। इसके पहले केवल शांति वार्ता को लेकर पत्र जारी होता था, लेकिन अब उन्होंने संघर्ष विराम को लेकर अपनी तरफ से पहल की है। अब सबसे खास बात यह है कि आज कल जब ये चिट्ठी आई है तो आज दंतेवाड़ा में भी एक आदिवासी की हत्या माओवादियों के द्वारा की गई है, लेकिन इसका जिक्र भी उन्होंने कहा है कि उनके सभी साथियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये शीर्ष स्तर के माओवादियों का फैसला है जिसमें पुलिस ब्यूरो और कुछ सेंट्रल कमेटी के लोग हैं और वो अपने बाकी साथियों से भी मिलकर इस पर राय मशवरा करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर अभी कुछ दिन पहले जो 11 पन्ने का बुकलेट जारी किया गया था माओवादियों के द्वारा, उस पर दूसरे तरीके से बात लिखी गई थी कि किस तरह से माओवादी अपनी पार्टी के बुरी स्थिति से उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बावजूद वो पूरे उत्साह के साथ 21वीं वर्षगांठ अपने स्थापना दिवस की मनाना चाहते हैं। अब पूरा दारोमदार सरकार के ऊपर है कि सरकार इस पर क्या बयान दर्ज करती है या क्या बयान जारी करती है।
क्योंकि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने अपना बयान जारी कर दिया है। अब केंद्र के गृह मंत्री किस तरह का बयान जारी करते हैं, ये देखना हर किसी के लिए उत्सुकता भरा है। और मुझे लगता है कि केंद्र के गृह मंत्री जिस तरह से अभी माओवादी लगातार अपनी बात स्वीकार कर रहे हैं कि वो बहुत बुरी परिस्थिति में हैं, ऐसे में केंद्र के गृह मंत्री हो सकता है कि इस बात पर ज़्यादा जोर दें कि आप समर्पण कर दें, और आप जब समर्पण कर देंगे तो आपके लिए जो समर्पण पॉलिसी बनाई गई है उसका आपको लाभ दिया जाएगा। लेकिन समर्पण को लेकर माओवादियों के पूरे तबके, क्योंकि अभी सबका एकमत हो पाना या एकजुट हो पाने की बात खुद इन्होंने स्वीकार की है कि ऐसा हो नहीं पाया है। उसके बावजूद अब सरकार के फैसले के बाद ही आगे माओवादियों के द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा ये भी देखना होगा। माओवादियों के का जो पूरा कैडर है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है 2024 से 25 को लेकर। आप देखें बीते दिनों किस तरह से झारखंड में उनके सेंट्रल कमेटी के एक सदस्य मारे गए, गरियाबंद में मारे गए, एक सेंट्रल कमेटी की सदस्य के द्वारा सरेंडर किया गया, और इतनी बड़ी संख्या में उनके बड़े बड़े कैडर, चाहे DKZC हों या फिर DVCM स्तर के माओवादी हों, उनके द्वारा सरेंडर किया जा रहा है। इनके द्वारा ही उनके पास बची हुई जो आखिरी ज़मीन है जहां वो अपने आप को किसी तरह सुरक्षित रख पा रहे हैं या बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका खुलासा भी उनके द्वारा सरेंडर किए गए साथियों के द्वारा किया जा रहा है, जिससे उन्हें इस बात का भी इल्म है कि अब उनके पास छिपने के लिए ज़मीन बहुत कम बची हुई है। और ऐसे में अब एक ही रास्ता है, या तो सरकार के समक्ष बातचीत की जाए या सरेंडर किया जाए, या फिर जंगलों में, और मुठभेड़ करने की स्थिति में वो है नहीं। हो सकता है कि अगर मुठभेड़ होगी तो वो जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी मारा जाए। लेकिन अब इस पत्र के पीछे माओवादियों की क्या मंशा है ये तो वही जानते हैं, और सरकार इसको किस तरह से देखती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये चौंकाने वाला पत्र है कि माओवादियों के द्वारा पहली बार इस तरह का पत्र जारी किया गया, और वेणुगोपाल ने अपनी तस्वीर के साथ इस पत्र को जारी किया, जिससे उन्होंने अपनी आइडेंटिटी सबके सामने रख दी। मतलब एक बात तो तय है कि वो इस पत्र के जरिए वाकई में हथियारबंद आंदोलन को विराम देने के लिए के पक्ष में है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पत्र के पक्ष में पार्टी के कितने लोग हैं। क्या जो बचे हुए 4 पोलित ब्यूरो हैं उसमें से, जैसे एक तो वेणुगोपाल खुद हो गए, क्या देवजी इससे सहमत हैं, क्या गणपति सहमत हैं, क्या मिसिर बेसरा सहमत हैं, और साथ ही साथ वेणुगोपाल ने तो खैर इस पत्र को लिखवाया ही, साथ ही साथ सेंट्रल कमेटी के जो लोग बचे हैं क्या वो उसमें कितने लोग सहमत हैं। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात जिसको लेकर आती है हिड़मा को लेकर, हिड़मा क्या इस पत्र को लेकर सहमत है, क्या वो भी चाहता है कि अब हथियारबंद आंदोलन को विश्राम दे देना चाहिए या विराम दे देना चाहिए, ये भी जानने की एक बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। माओवादियों का ये अति महत्वपूर्ण पत्र है, इसलिए मुझे लगा कि इसे एज इट इज़ आपके सामने दिखाऊं। आपकी क्या राय है आप भी बताइएगा, सरकार की क्या राय आएगी, सरकार का क्या बयान आएगा, मैं आपको दूसरे वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। लेकिन सोनू दादा और वेणुगोपाल ने एक जो 6 पन्ने का एक जनता के लिए और अपने साथियों के लिए एक माफ़ीनामा पत्र भी लिखा है। अगर आप बोलेंगे तो मैं उस पत्र पर भी एक वीडियो अलग से तैयार कर दूंगा। अगर आपको लगे महत्वपूर्ण विषय पर ही बातचीत हुई है, इसे शेयर करना चाहिए तो आप शेयर कीजिएगा, हर किसी तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि ये जो वाकई में ये जो मुठभेड़ें हो रही हैं, जो लोग मारे जा रहे हैं, अगर इस पर विराम लगना चाहिए और बस्तर में शांति के लिए प्रयास होना चाहिए, तो आप अपनी राय रखिएगा कि क्या होना चाहिए। और